सुबह के 7 बज रहे थे। कल रात की बेवक्त वाली बारिश के बाद टूटकर मुंबई को भिगाने के बाद अब सारे बादल कहीं गायब हो गए थे और सूरज की सुनहरी रोशनी पूरे शहर को चमका रही थी। पंछी चहचहाते हुए सभी सोए हुए वक्त के गुलामों को जगाने की नाकाम कोशिश कर रहे थे, तो कुछ लोग अपनी चैन की नींद को बिस्तर में ही छोड़कर बेमन से अपने काम के लिए निकल रहे थे। वैसे तो ये किसी नॉर्मल सुबह का ही पिक्चर था, लेकिन इस नॉर्मल सुबह में मलिक सरकार के घर जो कुछ भी हो रहा था वो बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं था। पिछले 1 हफ्ते से सारा अपने घर वापस लौटी तो उसके पूरे रूटीन की वाट लगी पड़ी थी। हमारी सीईओ मैडम ना वक्त पर उठती थी और ना ही वक्त पर सोती थी। जिस सारा को गोवा में यूजुअली 1 मिनट वेस्ट करना भी पसंद नहीं था, अपने घर आने के बाद वही सारा एक बार भी टाइम की तरफ नहीं देखती थी। इन शॉर्ट, मिस सारा मलिक अपने लेजी मोड को स्विच ऑन कर चुकी थी। लेकिन आज अचानक इस सब में एक बड़ा चेंज आया था। सुबह के 7 बजे सारा नहाकर तैयार हो गई थी। ना सिर्फ वो शबाना बुआ जी को नाश्ता बनाने में मदद कर रही थी, लेकिन सबको उठाकर रेडी होने के लिए भी कह रही थी। सडनली सारा को इतना एक्टिव होते हुए देखकर सभी दंग रह गए। असल में सभी सारा से उसके इस सडनली आए हुए चेंज के बारे में पूछना चाहते थे, लेकिन किसी में भी सारा के इतने अच्छे मूड को खराब करने की हिम्मत नहीं थी। कुछ देर के बाद सभी एक साथ बैठकर अपना ब्रेकफास्ट कर रहे थे। अपने हाथ में पकड़ा स्पून प्लेट में रखते हुए सारा ने सबकी तरफ देखा। उसने अपने साथ बैठे रोहन, विनी और विराज के साथ ही अपने अर्जुन भाई से अनाउंस करते हुए सबके सामने कोई ऑफर रखते हुए कहा, आज मैंने कुछ प्लान किया है। क्या सब मुझे आज की एक्टिविटी में ज्वाइन करना चाहोगे? मैं जानती हूँ आप सबको बहुत मजा आएगा। रोहन और विनी पिछले कई दिनों से नई चीजें करना काफी पसंद कर रहे थे और अब जब सारा ने खुद उन्हें किसी एक्साइटिंग एक्टिविटी का ऑफर दिया था तो वो बिना एक्सक्यूजेस किए बगैर सारा की टीम में जा चुके थे। विराज के साथ भी कुछ ऐसा ही था। कल रात पीहू ने उससे एडवर्टाइजिंग प्रोजेक्ट के बारे में कुछ डिस्कस किया था और पीहू ने विराज को रोजवुड रिजॉर्ट्स के वाटर एक्टिविटीज करने में इंटरेस्टेड होने का मन भी बताया था। जब विराज ने पीहू की यह बात सुनी तो वो दंग रह गया। उसने आज तक किसी भी वाटर एक्टिविटी में हिस्सा नहीं लिया था और पीहू इस बात पर विराज का मजाक भी उड़ा रही थी। सुपरस्टार पीहू रायचंद ने मजाक मजाक में विराज को बहुत बोरिंग भी कह दिया था, तो इसलिए पीहू से अपने किए हुए चैलेंज को कंप्लीट करने के लिए और अपनी बॉस की हर बात को मानते हुए विराज ने भी सारा के साथ जाने के लिए हामी भर दी। रही बात अर्जुन की, तो आज वो सारा के इस बदले अंदाज को देखकर सरप्राइज था। ऊपर से जब उसने सारा के उस सवाल को सुना तो वो गहरी सोच में डूब गया। इस बारे में सोचते हुए अर्जुन ने मन ही मन में कहा, आज मेरी सन की बहन को क्या हुआ है? अचानक से बाहर जाने के लिए खुद प्लान्स बना रही है। कल तक तो सारा नील के बारे में सोचते हुए घर में अकेली ही बैठी रहती थी। लेकिन फिर अर्जुन को इस बात का एहसास हुआ कि इस सब में सारा भी बहुत परेशान हो रही थी। अब तक अर्जुन के दिमाग में सिर्फ नील की डेडिकेशन और मलिक सरकार की जिद ही घूम रही थी, लेकिन अब जाकर उसे रियलाइज हुआ कि इस सब में सारा को कितनी टेंशन हुई होगी। अर्जुन ने अपने आप से चल रहे डिस्कशन को कंटिन्यू करते हुए दिल ही दिल में कहा, अरे इस सब में मैं मेरी प्यारी बहन को भूल ही गया। चलो, ये अच्छा है कि सारा अब सारे टेंशन्स को भूलना चाहती है। यूजुअली मेरी बहन काम में बहुत बिजी होती है, उसे अपने आप के लिए टाइम ही नहीं मिलता। उसे भी थोड़ी एंजॉयमेंट कर लेनी चाहिए। वैसे तो आज मेरी एक इम्पोर्टेंट मीटिंग है, लेकिन मैं सारा के साथ जरूर वक्त बिताना चाहूंगा। अब जब अर्जुन ने सारा के साथ टाइम स्पेंड करने का मन पक्का कर ही लिया था तो उसने सारा से सवाल करते हुए कहा, अच्छा ठीक है, ये बताओ कि हमें कहाँ जाना है? अर्जुन के इस सवाल के बाद सभी लोग सारा की तरफ देखने लगे। बाहर जाने के नाम से अब सब के सब बहुत क्यूरियस हो रहे थे, लेकिन अगर सस्पेंस बना नहीं रहता तो सारा को मजा नहीं आता, इसलिए जवाब में वो सब की तरफ देखकर मुस्कुरा दी। विनी ने जब देखा कि सारा सबकी नजरों के साथ ही अर्जुन के सवाल को भी नजरअंदाज कर रही थी तो वो कुछ सोचने लगी। इस बारे में सोचते हुए विनी ने दिल ही दिल में कहा, कूल, फाइनली अब जाकर ऐसा लग रहा है कि मेरी बेस्ट फ्रेंड वापस लौट कर आई है। नहीं तो हम जब से मुंबई आए थे सारा अपने आप में ही खोई हुई थी। लगता है इस लड़की के दिमाग में जरूर कुछ ना कुछ चल रहा है जो ये हम सबको बताना नहीं चाहती है,
लेकिन ऐसी क्या बात होगी जो सारा हम सबसे छुपा रही है? अब विनी को कहाँ पता था कि मुंबई आने के बाद हर कोई हर किसी से कुछ न कुछ छुपा रहा था। अब तो आने वाला वक्त ही सब कुछ साफ साफ दिखाने वाला था। जहां एक तरफ सारा और नील के साथ विराज एएस ग्रुप से छुट्टी लेकर मुंबई आ गए थे, गोवा में किसी का सिर दर्द बढ़ गया था। मैनेजर रोशेल और मैनेजर शाह को पिछले एक हफ्ते से कंपनी की छोटी से छोटी बात से लेकर बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम तक हर बात का ख्याल रखना पड़ रहा था। ऊपर से मैनेजर शाह की हालत तो और तरस भरी हो गई थी। वहीं कुछ ही दिनों में हेतल को अब विराज की आदत हो गई थी। इसलिए जब से विराज मुंबई गया था, हेतल उसके पापा को रोज विराज के आने के बारे में पूछती थी। और आज तो हद ही हो गई थी। हेतल स्कूल जाने के बदले एएस ग्रुप्स में आकर मैनेजर शाह को परेशान कर रही थी। उसने अपने पापा से जिद करते हुए कहा, पापा, मैंने बोला ना कि मुझे विराज अंकल के पास जाना है। आप मुझे अभी के अभी उनके पास लेकर जाइए। अब तो बस यही रह गया था। मैनेजर शाह ने हेतल के सामने अपने घुटने टेक दिए और अपना सिर पकड़कर हेतल की तरफ देखने लगे। वैसे तो हेतल को देखकर ऐसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा था कि मैनेजर शाह के समझाने से वो कुछ भी मानने वाली थी। लेकिन मैनेजर शाह ने सोचा कि एक कोशिश करने से क्या हो जाएगा, तो इसलिए उन्होंने अपनी प्यारी बेटी को समझाते हुए कहा, हेतल, तमें गुड गर्ल छे कि नहीं? बेटा, ऐसे जिद नहीं करते। अभी अगर विराज को पता चल गया कि तुम अपने पापा को इतना परेशान करती हो तो वो तुमसे फ्रेंडशिप तोड़ देगा। मैनेजर शाह को ये पता चल गया था कि हेतल को उसके विराज अंकल बहुत ज्यादा पसंद है, तो इसलिए मैनेजर शाह ने सोचा कि क्यों ना हेतल को समझाने के लिए विराज को ही अपनी ढाल बना लिया जाए। अपनी बात कहने के बाद जब मैनेजर शाह ने हेतल की तरफ देखा तो वो सीरियस एक्सप्रेशन के साथ कुछ सोच रही थी। मैनेजर शाह को लगा कि उन्होंने अब जब विराज की दोस्ती को ही हथियार बना लिया था तो हेतल को ऑफिस में ही छोड़कर वो मन लगाकर अपना काम कर पाएंगे। लेकिन शायद मैनेजर शाह आज की एडवांस जनरेशन को अंडर एस्टिमेट कर रहे थे। उनकी बात का जवाब देते हुए हेतल ने उनकी तरफ अपनी आंखें छोटी करके देखा और आगे जो बात हेतल ने अपने पापा से कही उसे सुनने के बाद मैनेजर शाह का मुंह खुला का खुला ही रह गया। हेतल ने अपने पापा से कहा, अब मैं जिद करती हूँ कि नहीं, मैं गुड गर्ल हूँ कि बैड गर्ल, इसके बारे में विराज अंकल को कौन बताएगा? यहाँ पर तो आपके और मेरे अलावा और कोई है भी नहीं। अब मैनेजर शाह को इस बात का अंदाजा हुआ कि विराज जैसा सीधा साधा लड़का ही हेतल को क्यों हैंडल कर सकता था। अपनी ओवर स्मार्ट लड़की की तरफ देखते हुए मैनेजर शाह ने अपने आप से कहा, वो बेचारा विराज इस बदमाश लड़की को कुछ भी नहीं कहता होगा और ये जो भी कहती है वो चुपचाप कर देता होगा। इसीलिए हेतल विराज को पसंद करती है। अगर ऐसा नहीं होता तो हेतल हर रोज मुझे विराज के बारे में नहीं पूछ रही होती। अब मैं क्या करूं? जब मैनेजर शाह अपनी ही सोच में खोए हुए थे तो हेतल ने उनके चेहरे को अपने दोनों हाथों से पकड़ लिया। जब हेतल को इस बात की श्योरिटी हुई कि उसके पापा का पूरा ध्यान उसकी ही तरफ था तो उसने अपने पप्पा से कहा, पप्पा, सच सच बताना, कहीं आप विराज अंकल से मेरी चुगली तो नहीं करने वाले हो ना? हेतल के इस सवाल के बाद अब मैनेजर शाह की सिट्टी बिट्टी गुल हो गई। उनकी तो समझ में नहीं आ रहा था कि अब उन्हें अपने सामने बैठी उस छोटी सी ओवर स्मार्ट लड़की से क्या कहना चाहिए। जब मैनेजर शाह इसी उलझन में थे तो किसी ने उनके ऑफिस का दरवाजा खटखटाया। मैनेजर शाह ने देखा कि मैनेजर रोशेल उनके ऑफिस में आई थी और उनका चेहरा देखकर ऐसा लग रहा था मानो वो किसी मुसीबत से अपने आप को बचाते हुए मैनेजर शाह के पास आई थी। मैनेजर रोशेल की ऐसी हालत को देखकर मैनेजर शाह कंफ्यूज हो गए। उन्होंने अपनी जगह पर खड़े होकर मैनेजर रोशेल से सवाल करते हुए कहा, मिस रोशेल, आपको क्या हुआ है? सब ठीक तो है ना? आप ऐसी क्यों नजर आ रही हैं? इस पॉइंट पर तो हेतल भी कुछ देर के लिए अपने विराज अंकल को भूल गई और अपने सामने खड़ी उस फैशनेबल आंटी को जोर जोर से सांस लेते हुए देखने लगी। मैनेजर शाह के सवाल का जवाब देते हुए रोशेल ने हांफते हुए कहा, मैनेजर शाह, चलिए, मैं अब अकेले कुछ भी नहीं कर सकती। बहुत बड़ी मुसीबत आ गई है। अगर हमने जल्दी कुछ नहीं किया तो शायद एएस ग्रुप्स का बहुत बड़ा लॉस हो सकता है। मैनेजर रोशेल को देखकर ऐसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा था कि वो कोई मजाक कर रही हैं, तो इसलिए मैनेजर शाह रोशेल को फॉलो करते हुए ऑफिस से बाहर चले गए।
दूसरी तरफ मुंबई। कल रात बुरी तरह से भीगने के बाद भी आज नील वापस से उस बंदरगाह पर पहुंच गया था। नील को काम में इतना रेगुलर होते हुए देखकर बंदरगाह के पास की चाय टपरी वाला दंग रह गया। मलिक सरकार भी उसकी दुकान पर बैठकर चाय पी रहे थे। जब उन्होंने देखा कि नील ने अब तक हार नहीं मानी, तो उनके चेहरे पर एक स्माइल आ गई। नील की तरफ देखते हुए मलिक सरकार ने मन ही मन में कहा, बरखुरदार, अब हम भी देखते हैं कि आप कब तक टिक पाते हैं। आप देखते ही रह जाएंगे और हम आपको मुंबई से क्या, हमारी सारा की जिंदगी से भी भगा देंगे। जब मलिक सरकार इसी बारे में सोच रहे थे तो उन्होंने कुछ सुना, जिसे सुनकर उनके होश उड़ गए। वैसे होश सिर्फ मलिक सरकार के ही नहीं, बोट पर काम कर रहे नील के भी उड़ गए थे, क्योंकि उन्होंने किसी जानी पहचानी आवाज को कहते हुए सुना, बेबी, कहीं मैं लेट तो नहीं हो गई? सारा के इस एक सवाल ने एक ही वक्त पर नील और मलिक सरकार दोनों की आंखों में कंफ्यूजन पैदा कर दिया था। मलिक सरकार ये देखकर दंग रह गए कि सारा अचानक से उस बंदरगाह पर कैसे आ गई थी, और नील ये जानकर कंफ्यूज था कि उसके बताए बिना ही सारा को इस जगह का पता कैसे चल गया था। नील ने देखा कि सारा अकेले नहीं आई थी, उसके साथ विनी, अर्जुन, रोहन और विराज भी आए थे। नील ने सबको ऐसे सडनली यहां देखने की जरा भी उम्मीद नहीं की थी। वैसे तो बाकी सबने भी नील को यहां देखने की कोई उम्मीद नहीं की थी, लेकिन ये था तो सारा का प्लान, तो इसीलिए सभी आंखों में सवाल लेकर सारा की तरफ देखने लगे। हर किसी की नजरों को अपने आप पर होने का रियलाइज होने के बाद सारा के चेहरे पर एक स्मर्क आ गया। नील की तरफ देखते ही सारा ने मन ही मन में कहा, पोकर फेस नील सबरवाल, तुमने बेबी कहकर मुझे बहुत तंग किया है ना? वेल, अब इसी बेबी वर्ड से हम पापा को भी तंग करते हैं। अब मैं इतनी अच्छी बॉस हूँ तो किसी को अपने असिस्टेंट को बुली कैसे करने दे सकती हूँ? सारा के ऐसे एक्सप्रेशंस को देखकर भले ही नील के साथ किसी के भी कुछ ध्यान में ना आया हो, लेकिन सारा के अर्जुन भाई को सब समझ आ गया था। अर्जुन ने नर्वस होते हुए अपने आप से दिल ही दिल में कहा, ओह माय गॉड, लगता है सारा को सब पता चल गया है, लेकिन इसे ये सब पता कैसे चला? सच कहूं तो मुझे इस बात की जरा भी टेंशन नहीं है कि सारा को इसके बारे में पता कैसे चला। टेंशन लेने की बात तो यह है कि अब सारा क्या करने वाली है। अब अर्जुन ने बुरी से बुरी सिचुएशन को इमेजिन कर लिया था। वो ये बात अच्छे से जानता था कि मलिक सरकार की हर जिद को सिर्फ सारा ही हरा सकती थी, और इस बार तो सवाल सारा के प्यार का था। मलिक सरकार अगर ब्रह्मास्त्र का इस्तेमाल भी कर लेते तब भी सारा हार नहीं मानने वाली थी। जब अर्जुन इसी बारे में सोच रहा था, तब सारा ने नील के पास जाते हुए उसे गले लगाकर कहा, बेबी, मैंने सोचा कि हमारी होने वाली ग्रैंड वेडिंग के लिए तुम इतने एफर्ट्स ले रहे हो, तो मुझे भी इसमें तुम्हारा साथ देना चाहिए। तो जब मुझे पता चला कि यहाँ कोई पार्ट टाइम जॉब अवेलेबल थी तो मैं आ गई। सारा की कही ये बात सुनकर सभी दंग रह गए। वो अलग बात थी कि हर किसी के शॉक्ड होने का रीजन अलग अलग था। नील ये जानकर हैरान हो गया कि सारा उसके पैसे कमाने की बात को जानती थी। उसने सारा की तरफ अचरज में देखते हुए दिल ही दिल में कहा, सारा आज मुझे एक के बाद एक शॉक दिए जा रही है। वैसे तो मैंने इस बात को पहले से एक्सपेक्ट कर लिया था कि सारा इस सब के बारे में खुद ही जान जाएगी, बट सारा का ऐसा रिएक्शन मुझे बहुत हैरान कर चुका है। पता नहीं मेरी ये बॉसी गर्लफ्रेंड आगे और क्या करने वाली है। जहां एक तरफ नील सारा आगे क्या करने वाली थी इससे हैरान परेशान हो रहा था, विनी और रोहन को कुछ और ही तंग कर रहा था। उन दोनों के चेहरे पर सारा की इस बात से एक तरह की डिससैटिस्फैक्शन नजर आ रही थी। रोहन ने सारा के लिए नाराजगी दिखाते हुए उसकी तरफ देखा और विनी से सारा की शिकायत करते हुए कहा, सिंड्रेला, देखा तुमने, ये सारा तो पलटी मार रही है। हमें तो ये कहकर बुलाया था कि कोई वाटर एक्टिविटी करने के लिए चलते हैं, लेकिन यहाँ तो कोई अलग ही सीन दिख रहा है। विनी वैसे तो कभी भी सारा के अगेंस्ट कुछ सुनना पसंद नहीं करती थी, लेकिन आज जो कुछ भी हुआ था उसके बाद विनी भी थोड़ा बहुत रोहन जैसा ही सोच रही थी। उसने अपने पास खड़े रोहन की बात में हामी भरते हुए कहा, हाँ, सारा क्लियर कट हम सबको यहाँ बेवकूफ बनाने आई है, बट नील हाथों में ये पोछा लेकर क्या कर रहा है? क्या उसने तुम्हें इस बारे में कुछ बताया था?
विनी का ये सवाल बहुत ही लॉजिकल था, मगर नील सब्बरवाल को पार्टनर कहने वाले रोहन को इस बारे में कुछ पता नहीं था। विनी ने तो रोहन से एक नॉर्मल सवाल किया था, लेकिन रोहन अगर उस सवाल का मिस इंटरप्रेट नहीं करता तो क्या बात थी। विनी की तरफ अजीब नजरों से देखते हुए रोहन ने मन ही मन में कहा, वाह यार, मैंने सारा के बारे में कुछ कह क्या दिया? सिंड्रेला तो मेरे और पार्टनर की फ्रेंडशिप पर ही सवाल उठा रही है। मुझे अब समझ आ रहा है कि लड़कियों के सोचने का तरीका कितना अजीब होता है। उसने दिल ही दिल में ये कहते हुए हेल्पलेस होकर अपना सिर ना में हिला दिया। अब ये तो साफ था कि सोचने का अजीब तरीका किसका था। अर्जुन पहले से ही सब जानता था, और रही बात विराज की, तो यहाँ वो अकेला था जिसे नील को देखकर खुशी हो रही थी। सबके ऐसे स्ट्रेंज एक्सप्रेशंस को नजरअंदाज करके एक प्यारी सी मुस्कान ने विराज के चेहरे को चमका दिया। उसने नील और अपनी सारा मैम की तरफ देखकर उनसे सवाल करते हुए कहा, नील सर, आप अकेले ही काम कर रहे हैं? वैसे हम तो यहाँ घूमने के लिए ही आए थे, तो क्यों ना हम आपकी मदद कर दें? आपका काम भी जल्दी खत्म हो जाएगा और हमारा टाइम पास भी हो जाएगा। सारा मैम, आपका क्या ख्याल है? विराज का ये सवाल सुनकर फाइनली सारा को इस बात का एहसास हुआ कि विराज को अपना असिस्टेंट बनाकर उसने कितना अच्छा काम किया था। शायद इसी वजह से अमीर लोग असिस्टेंट को इतनी सैलरी देते हैं। वो कुछ कह पाए इससे पहले ही उनके असिस्टेंट वो काम कर देते हैं और उस बॉस पर किसी बात की टेंशन ही नहीं रहती। कुछ ऐसा ही इस वक्त सारा के साथ हो रहा था। विराज ने एग्जैक्टली वही कहा था जो सारा सुनना चाहती थी। सारा ने फिर अपने सेटिस्फैक्शन को छुपाते हुए अपने चेहरे पर तरस भरा एक्सप्रेशन लाया और उसने नील की तरफ देखते हुए कहा, बेबी, वैसे मैं ये सब करना तो नहीं चाहती, लेकिन मैं तुम्हें ऐसे अकेले नहीं छोड़ना चाहती, तो फिर मैं भी तुम्हारे साथ थोड़ी सी साफ सफाई कर लेती हूँ। सारा की इस नौटंकी को समझने में अर्जुन और विनी को 1 मिनट का वक्त भी नहीं लगा, लेकिन किसी की मजाल थी कि सारा से कुछ कह पाते। इसलिए अर्जुन और विनी ने एक तरफ देखकर आंखों ही आंखों में इशारा किया और नील के पास जाकर खड़े हो गए। अब रोहन अकेला ही कोई ऑब्जेक्शन नहीं उठा सकता था, तो इसलिए उस बेचारे ने बेमन से सबको ज्वाइन कर लिया। फाइनली सबको नील की मदद करने के लिए आगे आते हुए देखकर सारा एक्साइटेड हो गई। उसने सबको चीयर अप करते हुए कहा, लेट्स गो, सब साथ में मिलकर क्लीनिंग करते हैं। असल में सारा के ये कहने में बहुत अजीब लग रहा था। नेचुरल सी बात थी, किसी बड़ी एलीट कंपनी के टॉप और सुपर स्मार्ट एम्प्लॉइज किसी बोट की सफाई कर रहे थे। लेकिन कहते हैं ना कि प्यार जिंदगी में हर अनएक्सपेक्टेड चेंज लाने की ताकत रखता है। सारा के उन एक्साइटेड वर्ड्स के बाद अब सभी उस बोट को साफ करने में नील की मदद करने लगे। सबके एक साथ काम करने की वजह से काम आसान हो गया। सारा और बाकी सबको अपनी मदद करते हुए देखकर नील बहुत इमोशनल फील करने लगा। उसने सबको जब हंसते मुस्कुराते हुए अपनी हेल्प करते हुए देखा तो वो अपने आप को बहुत खुशनसीब मान रहा था। दोस्ती, करीबी रिश्ते और कोई प्यार करने वाला हो तो जिंदगी में और किस चीज की जरूरत होती है। नील को इस वक्त यही बात रियलाइज हो रही थी। अपनी इस ताकत को देखकर नील ने मन ही मन में कहा, कौन कहता है कि मेरे पास फैमिली नहीं है? जब किसी भी मुसीबत में मुझे बचाने के लिए ये सब मेरे साथ हों, तो मुझे और क्या चाहिए? डैड, थैंक यू। ये सब सिर्फ और सिर्फ आपकी वजह से हो रहा है। आप ही की वजह से सारा मेरी लाइफ में आई। सारा के दोस्त और एएस ग्रुप्स मेरी लाइफ में आया, और इन्हीं सब के साथ मुझे ये एहसास हुआ कि आप हमेशा मेरे साथ हैं। इस ख्याल के साथ नील की सारी नर्वसनेस, सारी नेगेटिव फीलिंग्स कहीं गायब हो गईं, और सबके साथ मस्ती करते हुए काम करने के लिए नील ने भी उन्हें ज्वाइन कर लिया। दूर की उस चाय की टपरी से मलिक सरकार भी उस नजारे को देख रहे थे। उनके चेहरे से ये पता लगाना मुश्किल था कि वो क्या सोच रहे थे, लेकिन उनके चेहरे पर एक मुस्कान ये बता रही थी कि अब कुछ बदलने वाला था। जहां एक तरफ मुंबई में कुछ बदलने की कगार पर था, वहीं दूसरी तरफ गोवा में सब कुछ ऑलमोस्ट बदल ही चुका था। मैनेजर रोशेल के बुलाने पर मैनेजर शाह ने उन्हें एएस ग्रुप्स के एडवर्टाइजिंग डिपार्टमेंट के स्टूडियो में फॉलो किया। वहां पहुंचते ही मैनेजर शाह ने नोटिस किया कि सभी के चेहरे का रंग उतरा हुआ था। सभी अपना उतरा हुआ मुंह लेकर किसी की तरफ देख रहे थे।
उन सबकी आंखों में उम्मीद नजर आ रही थी। एएस ग्रुप्स का ऐसा बदला हुआ चेहरा देखकर मैनेजर शाह दंग रह गए। उन्होंने मैनेजर रोशेल के साथ साथ सभी से सवाल करते हुए कहा, क्या हुआ है? आप सब काम छोड़कर स्टूडियो के बाहर क्यों खड़े हैं? कोई प्रॉब्लम है क्या? मैनेजर शाह के इस सवाल का जवाब कैसे दिया जाए ये सोचते हुए सभी खामोश खड़े थे। किसी की भी कुछ कहने की हिम्मत नहीं हो रही थी। सबको चुप देखकर चेरी ने मैनेजर शाह के सवाल पर जवाब देने के लिए आगे आने का सोचा। उसने डरते हुए मैनेजर शाह से कहा, शाह सर, आज हम पीहू मैम के साथ रोजवुड रिजॉर्ट सीरीज का एड शूट करने वाले थे, लेकिन अचानक से पीहू मैम ने शूटिंग स्टार्ट करने से मना कर दिया। चेरी की कही ये बात सुनकर मैनेजर शाह कंफ्यूज हो गए। जितना उन्हें पता था, पीहू और उनकी बॉस सारा मलिक बहुत अच्छे दोस्त थे। तो फिर पीहू जैसी प्रोफेशनल एक्ट्रेस ऐन वक्त पर ऐड करने से मना क्यों कर देती? ये पूरा मैटर अब मैनेजर शाह के सिर के ऊपर से जा रहा था। इस बारे में सोचते हुए मैनेजर शाह ने मन ही मन में कहा, अरे अब ये क्या नया प्रॉब्लम है? एक तो मैं अभी अभी हेतल के सामने अपना सिर पटक कर आ रहा हूं, और अब ये नई प्रॉब्लम। ये आजकल की लड़कियां भी ना, जरूर खाना या फिर मेकअप रूम का इशू होगा, नहीं तो वो हीरोइन मैडम काम करने से मना क्यों कर रही हैं? मैनेजर शाह अब क्या करना चाहिए यही सोचते हुए उलझ रहे थे। फिर उन्होंने चेरी से सवाल करते हुए कहा, क्या पीहू मैडम को हमारे अरेंजमेंट से कोई प्रॉब्लम है, या फिर किसी ने उन्हें नाराज तो नहीं किया? मैनेजर शाह के इस सवाल का जो जवाब चेरी ने दिया, उसे सुनने के बाद मैनेजर शाह को बहुत बड़ा झटका लग गया। उन्हें अब सच में वो एक ही नाम सुनकर पागलपन का दौरा आने वाला था। आज इस नाम से मैनेजर शाह का सिर घूम रहा था। मैनेजर शाह के सवाल का जवाब देते हुए चेरी ने कहा, शाह सर, वो पीहू मैम चाहती हैं कि उनके शूट के वक्त सारा मैम के असिस्टेंट विराज दीक्षित यहाँ के इंचार्ज हों। पिछले एक हफ्ते से जो नील दिन भर किसी को देख भी नहीं पाता था, आज वो सूरज ढलने से पहले ही अपना काम करके वापस आ गया था। दिन भर काम करने के बाद उसका टायर्ड होना बहुत ही नेचुरल सी बात थी, लेकिन आज जिस तरह से सबने काम में उसकी मदद की थी, नील की सारी थकान की जगह खुशी ने ले ली थी। जब शबाना बुआ जी ने सारे बच्चों को एक साथ घर आते हुए देखा, तो उनके चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान छा गई। उन्होंने अपने मुस्कुराते हुए चेहरे से सबको वेलकम करते हुए कहा, ऐ मेरे खुदाया, मेरे बच्चे वापस आ गए। बताओ, तुम सब जो कुछ भी खाना चाहते हो आज वो सब बनेगा। तुम सब बहुत थक गए होगे, है ना? आओ बैठो। शबाना बुआ जी को सारा और अर्जुन के साथ बाकी सभी बच्चों की भी बहुत फिक्र हो रही थी। वो जल्दी से जाकर सबके लिए किचन से पानी लाई और सबके लिए परेशान होते हुए उनसे सवाल करने लगी। बच्चों के जवाब सुनते सुनते वो बीच बीच में उन्हें गले भी लगा रही थी। ये पूरा सीन किसी हैप्पी फैमिली को पोर्ट्रे कर रहा था। अगर कोई भी ये नजारा देखता तो उसे अपने परिवार की याद आ जाती, लेकिन इस सब के बीच कोई था जो ये सब देखकर अपनी नाक सिकोड़ रहा था। घर के किसी कोने में करीम पैर फैलाकर बैठा हुआ था। जब उसने शबाना बुआ जी को 8 दिन पहले आए उन अजनबियों से बिना मतलब का रिश्ता बनाते हुए देखा, तो उसका मुंह बन गया। एक के बाद एक शबाना बुआ जी और सारा के दोस्तों को देखकर करीम ने मन ही मन में कहा, ये बकबक वाली बुढ़िया इन छोकरों के साथ कुछ ज्यादा ही इतरा रेली है। काम ही करने के लिए तो गए लेते ना, उसमें इतना राणा करने जैसा क्या है? आज तक अपन भी तो बहुत बार काम करने के लिए गएला था, तब तो इस बकबक वाली बुढ़िया से अपनी कुर्सी नहीं छूटे ली थी। बोल रही थी कि मारपीट करना कौन सा काम रहता है, और आज तो देखो नाच नाच कर पानी बांट रही है। नौटंकी है ये सब के सब। इस वक्त जो कुछ भी करीम के दिमाग में चल रहा था वो सच ही था, लेकिन उसके अपने आप से चल रहे इस कॉन्वर्सेशन से इस बात का पता लगाना मुश्किल था कि वो शबाना बुआ जी के ओवर एक्टिंग से इरिटेट हो रहा था या फिर करीम को सारा और उसके दोस्तों से जलन फील हो रही थी। करीम ने फिर देखा कि शबाना बुआ जी ने तो अब हद ही पार कर दी थी। उन्होंने नील को यहीं रहने का इंसिस्ट करते हुए कहा, नील मेरे बच्चे, आज तुम होटल वगैरह में मत जाओ। ये घर देखो कितना बड़ा है, तुम आज रात यहीं रह लो। करीम तो कहीं पर भी सो जाता है। तुम जब तक मुंबई में हो करीम के ही रूम में रह लो, है ना सारा? तुम इस बारे में क्या कहती हो? शबाना बुआ जी को देखकर ऐसा लग रहा था
जैसे कि उन्होंने इस सब की प्लानिंग बहुत पहले से करके रखी थी। यहाँ तक कि उन्होंने इस बारे में करीम से पूछना तो दूर, उसे बताना भी जरूरी नहीं समझा। जब सारा ने अपने शबाना बुआ जी की कही ये बात सुनी तो उसने तुरंत इस बारे में अपनी सहमति जता दी। सारा के हाँ में हिलते सिर को देखकर अब करीम की इरिटेशन 7वें आसमान पर थी। उसने शबाना बुआ जी की शिकायत करते हुए दिल ही दिल में कहा, इस बकबक वाली बुढ़िया को पागलपन का दौरा आया है क्या? अपुन को अपना कमरा किसी के साथ शेयर करना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। इसी चक्कर में तो अब तक अपुन ने शादी नहीं बनाया है। ऊपर से बुढ़िया बोल रही है कि अपुन कहीं भी सो जाता है। इसने अपुन को कहीं पर भी सोते हुए कब देखा? चलो ठीक है, करीम फैमिली के वास्ते कुछ भी कर लेता है, लेकिन जलजला भी आ जाए, अपुन ने इस रईस जाते रावण को अपने कमरे में घुसने भी नहीं देगा। ये बकबक वाली बुढ़िया का तो काम ही ये है, जहां जाती है लोगों की खुशियों से खेलती रहती है। लेकिन सारा बेबी ने उसकी बात पर हाँ कैसे कह दिया? ऐसा ही चलता रहा ना तो ये सब के सब अपुन की जान के दुश्मन साथ में टीम बनाकर अपुन को घर से भी बाहर निकाल देंगे। अब करीम को मलिक खानदान में अपने एग्जिस्टेंस को लेकर बहुत इनसिक्योरिटी फील हो रही थी। वो तो सब करीम के सामने बैठे हुए थे इसलिए, नहीं तो करीम तो इतना इमोशनल था कि वो वहीं रोने बैठ जाता। करीम की पर्सनालिटी कुछ कुछ नारियल के जैसी थी। उसका अपीयरेंस, उसकी बातें लोगों को सख्त लगती थीं, लेकिन करीम का दिल किसी बच्चे जैसा था। उस बच्चे जैसा जिसने अर्जुन को बचपन में उसके घर वापस पहुंचाया था। करीम तुरंत उठकर अपने सेवियर मलिक सरकार को ढूंढने के लिए निकल गया। उस बेचारे को तो इस बात का भी ध्यान नहीं रहा कि वो नंगे पांव ही भाग रहा था। शबाना बुआ जी की बात सुनकर करीम जितना इम्पल्सिव हो रहा था, नील के भी कुछ कुछ वैसी ही हालत थी। नील ने सारा की तरफ देखकर ना में सिर हिला दिया, लेकिन आज सारा ने इस बात का फैसला कर लिया था कि वो नील की एक भी बात नहीं मानेगी, तो इसलिए सारा ने कुछ ऐसा किया जिसके बाद नील कुछ कहना तो दूर की बात थी, किसी से नजरें भी नहीं मिला पा रहा था। सारा ने इस तरह से अपनी बात कही कि सब उसे क्लियरली सुन पाए। उसने शर्माने का प्रिटेंड करते हुए नील से कहा, नील, अब क्या तुम मेरे साथ मेरे रूम में रहना चाहते हो? थोड़े पेशेंस रखो ना। तुम्हें ये तो याद है ना कि हम यहाँ शादी की परमिशन लेने के लिए ही आए हैं। आई प्रॉमिस, अगली बार जब हम मुंबई आएंगे तो एक ही रूम में रहेंगे। सारा की कही ये बात सुनकर सभी का मुंह खुला का खुला ही रह गया। शबाना बुआ जी ने तो वहां से हंसते हुए किचन का रास्ता पकड़ लिया। विनी और रोहन मुंह छुपाकर हंसने लगे। रोहन ने विनी के कानों में फुसफुसाते हुए कहा, सिंड्रेला, मुझे तो लग रहा है कि ये दोनों कुछ ज्यादा ही फास्ट फॉरवर्ड वाले मोड में अपनी लव स्टोरी को आगे बढ़ा रहे हैं। हमें इनके साथ कीप अप करने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। रोहन की ऐसी शरारत भरी बात को सुनकर विनी ने उसकी तरफ आंखें बड़ी करके देखा। वैसे तो विनी रोहन से और गुस्सा होने का प्रिटेंड करना चाहती थी, मगर जो कुछ भी रोहन ने उससे कुछ देर पहले कहा था, उसे याद करने के बाद विनी खिलखिलाकर हंसने लगी। विराज तो इतना शर्मा रहा था कि उसकी नजर जाकर खुद के जूतों पर टिक गई थी। विराज ने उसकी सारा मैम के शब्दों को याद करते हुए मन ही मन में कहा, आज पता नहीं सारा मैम को क्या हुआ है। वैसे तो यूजुअली सारा मैम ऐसी बातें नहीं करती थी। शायद उस टावल वाली लड़की के साथ रहकर सारा मैम भी बदलने लगी हैं, क्योंकि ऐसी बातें तो सिर्फ वो टावल वाली लड़की ही करती है। जहां कोई अपनी गर्लफ्रेंड के साथ फ्लर्ट कर रहा था, तो कोई और अपनी होने वाली गर्लफ्रेंड को याद कर रहा था। अकेला अर्जुन ही कुछ अलग फील कर रहा था। अर्जुन सारा और नील की तरफ इमोशनल होकर देख रहा था। उन दोनों की तरफ देखते हुए अर्जुन ने मन ही मन में कहा, इन दोनों के रिश्ते को सबसे पहले जिसने अपना अपोज दिखाया था वो मैं ही हूं। लेकिन जब से हम सब मुंबई आए हैं, इन दोनों के रिश्ते की फ्लेक्सिबिलिटी को मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है। मैंने कभी इस बात को इमेजिन भी नहीं किया था, लेकिन सारा और नील को साथ में देखकर सबसे ज्यादा खुशी मुझे ही हो रही है। कुछ देर साथ में ऐसे ही मस्ती करने के बाद सारा और नील ने बाकी सबके साथ खाना खाया। नील को बहुत देर तक कन्विंस करने के बाद फाइनली उसने अर्जुन के साथ रूम शेयर करने की बात पर हामी भर दी। जब फाइनली सारा नील और अर्जुन के साथ उनके रूम में जा रही थी, तो उन्होंने किसी की आवाज सुनी। जैसे ही सारा ने वो आवाज सुनी, उसके चेहरे से मुस्कान कहीं गायब हो गई। उसने अर्जुन और नील की तरफ देखते हुए कहा, तुम दोनों आगे जाओ, मैं थोड़ी देर में आती हूँ।
अपनी ये बात कहने के बाद सारा ने अर्जुन और नील के रिस्पॉन्स का वेट नहीं किया और ये कहते हुए वो मुड़कर चली गई। असल में अर्जुन खुद ये सोचकर नर्वस हो रहा था कि आज सारा और मलिक सरकार के बीच का कॉन्वर्सेशन कैसा होने वाला था, लेकिन वो नील को अपनी घबराहट दिखाना नहीं चाहता था, तो इसलिए उसने नील को चीयर अप किया और अपने साथ अपने कमरे में ले गया। जब सारा को मलिक सरकार के घर आने का एहसास हुआ तो उसने तुरंत जाकर अपने पापा को अप्रोच किया। पापा, मैं आपसे बात करना चाहती हूँ। सारा के इन शब्दों को सुनने के बाद मलिक सरकार अपनी जगह पर रुक गए। आज सुबह जब उन्होंने सारा को बंदरगाह पर नील की मदद करने की वजह से आते हुए देखा तो वो ये समझ गए थे कि सारा को सब पता चल गया था, तो इसलिए घर आते वक्त वो इस सिचुएशन के लिए अपने आप को तैयार करके आए थे। उन्होंने खामोशी से सारा को अपनी बात कहने का इशारा किया। अपने पापा को बात करने में इंटरेस्टेड देखकर सारा थोड़ा कॉन्फिडेंट फील करने लगी। उसने अपने आप को काम डाउन करने के लिए एक लंबी सांस ली और फिर डिटरमिन्ड होते हुए सारा ने अपने पापा की आंखों में देखा और कहा, पापा, मैं नील से प्यार करती हूँ और जल्द से जल्द उसके साथ शादी करना चाहती हूँ। सारा ने सक्सेसफुली बहुत साफ और गिने चुने शब्दों में अपनी बात मलिक सरकार के सामने रखी थी। सारा को डायरेक्ट होते हुए देखकर मलिक सरकार की आंखें गहरी हो गईं। उन्होंने सारा की इस बात पर अपना विरोध दिखाते हुए कहा, सारा, हमें लगता है कि वो लड़का आपके लिए ठीक नहीं है। अगर आप उससे शादी करना चाहती हैं तो शान में क्या कमी है? उस लड़के से ज्यादा कमाता है। आप और हम उसे बहुत पहले से जानते हैं और हम उस पर भरोसा भी करते हैं। मलिक सरकार अपनी नेचर से अलग सारा को कुछ समझाने की कोशिश कर रहे थे। उनकी बात सुनकर सारा के चेहरे पर एक स्मर्क ने जगह ले ली। उसने मलिक सरकार की बात को ही कंटिन्यू करते हुए कहा, हाँ, लेकिन आप शान की बोट क्लीनिंग वाली टेस्ट नहीं लेते हैं, है ना? पापा, शान से शादी की बात उसके और मेरे बीच में है और मैं नील से प्यार करती हूँ। यहाँ कोई बेटर ऑप्शन चूज करने के लिए और कंपैरिजन करने के लिए हम कोई कार नहीं खरीद रहे हैं। अपनी ये बात कहते हुए सारा ने कोई झिझक नहीं दिखाई। अपनी बेटी की ऐसी बातें सुनकर मलिक सरकार को गुस्सा आ गया। उन्होंने सारा को अपना फाइनल डिसीजन बताते हुए कहा, सारा, हम नहीं चाहते कि आप उस लड़के के साथ शादी करें, तो इसलिए हमें वो लड़का और ये रिश्ता मंजूर नहीं है। अब तो बस बात बिगड़ने के लिए ही शुरू हुई थी। जितनी अकड़ मलिक सरकार दिखा रहे थे उतनी ही जिद्दी सारा भी थी। उसने बिना किसी हिचकिचाहट के अपने पापा से कहा, मैंने आपको बताया है कि मैं नील से शादी करने वाली हूँ। मुझे आपकी परमिशन की कोई जरूरत नहीं है। अपनी ये बात कहने के बाद सारा ने मलिक सरकार के जवाब को जाने बिना उस कमरे को छोड़ दिया और अपने अर्जुन भाई के रूम की तरफ जाने लगी। उसने अपने पापा को कोसते हुए मन ही मन में कहा, इनके साथ कोई अच्छे से बैठकर बात कर ही नहीं सकता। कोई बात नहीं, अब तक मेरी माँ नहीं थी, अब पापा भी नहीं होंगे। सारा अर्जुन के कमरे में गई। वहां अर्जुन और नील के अलावा विनी और रोहन के साथ विराज भी बैठा हुआ था। सारा ने सबकी तरफ सीरियसली देखकर कहा, हम कल सुबह गोवा के लिए निकल रहे हैं।